सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। व्याख्या, भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। इनका प्रमुख विवरण निम्न है। कुछ भाग दिए गए हैं, वो देखते हैं। प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण भाग 14A, ये आपका 14A दे रखा है प्रशासनिक अधिकरण। और 14 अगर पूछा जाएगा, भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 16 होगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद भाग 12 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 47, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया है, विधान परिषद कितने माह तक पड़ा रह सकता है, यानी रोक सकता है? आंसर होगा 3 माह से अधिक नहीं, 3 माह से अधिक तक नहीं, यानी 3 माह से अधिक समय तक नहीं रोक सकता। व्याख्या, अनुच्छेद 197(1) के प्रावधानों के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक समय तक रोका नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 326। व्याख्या, भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 को संशोधित करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। विकल्प में दिए गए अनुच्छेदों का विवरण निम्न है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन, अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, अनुच्छेद 325 धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। क्वेश्चन नंबर 49 होगा, सूची से है संबंधित, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ये समितियां दे रखी हैं, ये किस वर्ष में बनी थी, इनका मिलान करना है। पीके थुंगन समिति, ये है 1988 से संबंधित। अशोक मेहता समिति 1977, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीके थुंगन 1988, अशोक मेहता 1977, BR मेहता, इनको पंचायती राज समिति का जनक कहा जाता है, ये 1957। LM सिंघवी 1986। ये सभी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। व्याख्या, पीके थुंगन 1988, अशोक मेहता 1977, BR मेहता 1957, LM सिंघवी 1986। उल्लेखनीय है कि BR मेहता बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है बलवंत राय मेहता को, BR मेहता को। इनकी आई थी 1957 में रिपोर्ट। ये समिति गठित हुई थी 1957 में, BR मेहता। बाकी पीके थुंगन 1988, अशोक मेहता 1977, LM सिंघवी 1986। अगला क्वेश्चन नंबर 50, ग्रामीण स्थानीय शासक का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ये आंसर होगा आपका MK गांधी, यानी महात्मा गांधी। व्याख्या, महात्मा गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज को सशक्त, स्वस्थ और विकासशील बनाना। ग्राम स्वराज का तात्पर्य
कि गांव के लोगों की ऐसी सरकार जो हर साधन संसाधन गांव में उपलब्ध करा सके, साथ ही विकास का काम भी इसी प्रकार के माध्यम से हो सके। इन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसका शीर्षक पंचायत है। इसके द्वारा अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित अनेक प्रावधान किए गए। क्वेश्चन नंबर 51 है, लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री मिश्रण को बदलना। सी है परिवर्तनशील लागत को कम करना। व्याख्या, लाभ मात्रा अनुपात प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या बिक्री की मात्रा में परिवर्तन के कारण लाभ में परिवर्तन की दर को मापता है। यह लाभ प्रदाता की गणना के लिए महत्वपूर्ण अनुपातों में से एक है क्योंकि यह बिक्री के संबंध में अर्जित योगदान को इंगित करता है। लाभ मात्रा में सुधार के लिए परिवर्तनशील अनुपात में कमी करना, बिक्री कीमतों को बढ़ाकर उत्पादों को बेचना तथा साथ ही साथ बिक्री मिश्रणों को अपने लाभानुसार परिवर्तित करना इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसका फार्मूला दे रखा है, पीवी अनुपात योगदान इंटू 100 अपान बिक्री। योगदान बिक्री कीमत एवं परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता। आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवहन के साधनों की कम संख्या बाकी सभी को गरीबी का सूचक माना जाता है। निरक्षरता है, स्वास्थ्य देखभाल तक की पहुंच है, रोजगार के अवसरों की कमी है। व्याख्या, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर व्यक्ति अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी तथा रोजगार के अवसरों की कमी गरीबी का सामाजिक सूचक माना जाता है, जबकि परिवहन के साधनों की कम संख्या इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, परिवहन संचार वाणिज्य किस के अंतर्गत आते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीयक गतिविधियां। प्रथम गतिविधि में आता है आपका रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल यानी कृषि वगैरह। दूसरे में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। तीसरे में आता है आपका सर्विसेज आती हैं आपकी। व्याख्या, भारत में परिवहन संचार वाणिज्य तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत आता है। तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत सेवा क्षेत्र यानी सर्विस क्षेत्र की विशाल परिधि में व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडार एवं संचार, बीमा, वित्त, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं, सामाजिक एवं निजी सेवाएं इत्यादि शामिल हैं, इत्यादि आती हैं। प्राथमिक गतिविधि में कृषि क्षेत्र से है। द्वितीय गतिविधियां विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग से, उद्योग क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54, आयात कर यानी आयात कर लगाया जाएगा तो क्या होगा। व्यापार की मात्रा को घटाता है। व्याख्या, किसी भी तरह के उत्पादों या सेवाओं को बाहर के किसी देश से खरीदने को आयात इंपोर्ट कहते हैं। इसी प्रकार बाहर किसी दूसरे देश में भेजने को एक्सपोर्ट कहते हैं, निर्यात कहते हैं। आयात कर टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाया जाने वाला कर है। सामान्यतः इसे आयात पर लगाया जाता है। आयात कर व्यापार की मात्रा को घटाता है। आयात कर लगाने से उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाने से उस व्यक्ति को लाभ नहीं होगा, इस वजह से वह दूसरे देश में अपने उत्पाद नहीं भेजेगा, जिससे कि आयात व्यापार में घटोतरी होगी।
घटेगा व्यापार। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। आंसर होगा ऑप्शन ए 1994 में। व्याख्या, वर्ष 1994 में भारतीय रुपया चालू खाते के लेन देन में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया। चालू खाते की परिवर्तनीयता का तात्पर्य कि मुद्रा की सीमा पर आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। चालू खाता विनियमितता, लक्ष्यों, सेवाओं और आय के संबंधों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित भुगतान पर प्रतिबंध हटाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56, जीएसटी की तरह का कर है अप्रत्यक्ष कर। व्याख्या, गुड्स एवं सर्विस टैक्स जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर सुधार है जो राज्यों के बीच से करों की सीमा को दूर करता है, एक एकल बाजार का निर्माण करता है। जीएसटी के तहत केवल मूल्य संवर्धन पर कर लगेगा और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। जीएसटी एक देश एक कर नियम के अंतर्गत माना जाता है। इसमें सभी 17 करों को एक कर से विस्थापित कर दिया गया है। भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से की गई थी। 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 57, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? ये होगा आपका आंसर आरबीआई। रिजर्व बैंक मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार के वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करता है। आरबीआई के प्रमुख कार्यों में सरकार को सलाह देना और बैंकों के खातों का रखरखाव और नियमन इत्यादि भी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 58, उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? आंसर होगा, उत्तर दे रखा है इसमें ए और सी दोनों से, यानी आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ दोनों से। आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ दोनों से उरुग्वे दौर। व्याख्या, गैट के उरुग्वे दौर 1989-93 ने विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया। 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्यिक मंत्रियों ने मराकेश में उरुग्वे दौर 1986-94 के फाइनल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किए, जिसकी परिणति में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। इस प्रकार 1948 में स्थापित गैट का स्थान 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ ने ले लिया। गैट यानी GATT गैट का स्थान अब 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ ने ले लिया। उल्लेखनीय है कि विश्व व्यापार संगठन स्वायत्त, स्वतंत्र और वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग या अधिकरण नहीं है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा? आंसर होगा अभियांत्रिकी वस्तुएं। व्याख्या, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के निर्यात में 2017-18 अप्रैल-नवंबर की अवधि में इंजीनियरिंग सामान और समुद्र उत्पादों के निर्यात में अच्छी वृद्धि हुई थी। उल्लेखनीय है कि अभियांत्रिकी वस्तुओं का भारत के कुल निर्यात में 26% योगदान है। क्वेश्चन नंबर 60, शुद्ध निर्यात बराबर होता है? शुद्ध निर्यात यानी निर्यात माइनस आयात। शुद्ध निर्यात माइनस आयात। व्याख्या, शुद्ध निर्यात वह मूल्य है जो किसी देश के कुल निर्यात में से कुल आयात के मूल्य को घटा देने के बाद प्राप्त होता है। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यानी कि व्यापार घाटा भी हो सकता है और व्यापार लाभ भी हो सकता है। शुद्ध निर्यात में से आयात को घटा दिया जाता है, तब शुद्ध निर्यात ज्ञात हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन डी, F.W. टेलर। फ्रेडरिक विस्लो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ कि विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना
चलाना 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन की शुरुआत एफ.डब्ल्यू. टेलर ने की। वैज्ञानिक प्रबंधन को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा, यह जानने की कला कि आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हो, यह देखना कि वे किस प्रकार सबसे उचित व सस्ते ढंग से कार्य करते हैं। टेलर की पुस्तक फ्रेडरिक विस्लो टेलर की पुस्तक का नाम द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी फ्रेडरिक विस्लो टेलर। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता निम्न से किससे मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है। आंसर होगा ऑप्शन बी, आयाम से। व्याख्या, ध्वनि की प्रबलता आयाम से मापी जाती है। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि धीमी, मंद अथवा तीव्र प्रबल सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 63, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति जो कि लिखा हुआ है कि दूरदृष्टि दोष यानी दूर की वस्तुएं उसे साफ नजर आएंगी, दूर की वस्तुएं उसे साफ नजर आएंगी और पास की वस्तुओं को वो नहीं देख पाता है। इसी प्रकार निकट की दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं वो देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं देखने में उसे परेशानी होती है, वो नहीं देख पाता है या कम देख पाता है। व्याख्या, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की चीज़ों को आसानी से और साफ देख सकता है, जबकि इसके पास की चीज़ें धुंधली ब्लर दिखाई देती हैं। इस प्रकार की दृष्टि दोष में निकट की वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित सख्त फोकस दूरी के उत्तल यानी उत्तल का एक ये भी होगा उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस ये होता है आकार, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये होता है ऐसे उत्तल लेंस, और ये आपका हो गया अवतल लेंस, ये इस प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्रायः कारक है। आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊष्मीय प्रदूषण। व्याख्या, नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग के कारण ऊष्मीय प्रदूषण थर्मल पोल्यूशन की समस्या उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित यानी गैर विस्फोट नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आती है, जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया था न्यूटन ने, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया था। यह तीसरा नियम है न्यूटन ने दिया था। व्याख्या, इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला नियम है आपका जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग का नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। व्याख्या देख लेते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उल्लेखनीय है कि न्यूटन ने गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन किया है, जिसमें प्रथम जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के नाम से जाना जाता है। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया मिलती है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है? माध्यम आवश्यक नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन ए, विकिरण के लिए। माध्यम की आवश्यकता किसको नहीं होती? विकिरण के लिए। व्याख्या, दिए गए विकल्पों में विकिरण ही ऐसी ऊर्जा संचारण का प्रकार है जिसमें माध्यम आवश्यक नहीं होता है। संवहन और चालन विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ओके, थैंक यू।